जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आज हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे ग्रंथि क्या है। ठीक है, पहले ग्रंथि जानेंगे, उसके बाद हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो ग्रंथि किसे कहते हैं पहले ये जाने। बॉडी के वो पार्ट मतलब शरीर के वो भाग जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, शरीर का वह भाग जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं। उत्सर्जन मतलब निकालती हैं, उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए कि शरीर के वो भाग जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं वो क्या कहलाती हैं? ग्रंथि। ग्रंथि को अंग्रेजी में ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रंथियां होती हैं वो दो चीज़ का उत्सर्जन करती हैं। पहला करती हैं एंजाइम का और दूसरा करती हैं हार्मोन्स का। ठीक है, हमारे शरीर के वो भाग जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं अर्थात एंजाइम का या हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, जिन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, एंजाइम का जो उत्सर्जन करेंगे वह होंगे वह स्रावी ग्रंथि, और जो हार्मोन्स का उत्सर्जन करेंगे वो अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, हम लोग क्या जाने, ग्रंथियां दो रासायनिक पदार्थ उत्सर्जित करती हैं, पहला एंजाइम और दूसरा हार्मोन्स। तो जो भाग मतलब जिन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, जिन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होगा वह अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, वह ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है वो क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हम लोग देखेंगे आज 6 अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो पहला अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। दूसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि। चौथा है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, पांचवा है अग्नाशय जिसे अंग्रेजी में पेंक्रियाज कहते हैं, और छठा है जनन ग्रंथि अर्थात जनन ग्रंथि जिसे गोनाड्स, ठीक है, जिसे गोनाड्स कहते हैं। तो हम लोग जान गए ग्रंथि के बारे में। तो एक चीज और हम लोग जानते चले, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती हैं वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। ठीक है, वह ग्रंथि जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं वो क्या होगी? अंतःस्रावी ग्रंथि, और एंजाइम का करने वाली वह स्रावी ग्रंथि हो गई। और यदि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का कोई अगर ग्रंथि स्राव करता है तो वो क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, जैसे मेढक को आप लोग जानते हैं, वह थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उभयचर। तो ये उभयचर की तरह ही हो जाएगा क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करती हैं, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय जिसे अंग्रेजी में पेंक्रियाज कहते हैं। पेंक्रियाज ग्लैंड क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक, हमारी पहली अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग जानेंगे जिसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग अर्थात पिछले भाग में डाइएन्सेफलान के अधर तल पर स्थित होती है। अधर तल मतलब के आधार पर, मतलब नीचे। जैसे हम लोग त्रिभुज यदि मैथ्स में हम लोग पढ़े हुए हैं तो नीचे का क्या होता है? आधार। इसे आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं और इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? अधर तल पर मतलब नीचे।
ठीक है, तो ये कहाँ पे है? डाइएन्सेफलान के अधर तल पर स्थित होती है, ठीक है, अथवा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से लगी होती है। ये कहाँ से लगी होती है? हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होता है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इससे ये लगा होता है। इस ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन्स? 13, ठीक है। इसे मास्टर ग्लैंड और सेल टर्सिका भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। मास्टर ग्रंथि इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने 13 हार्मोन्स के माध्यम से ये शरीर के पूरे ग्लैंड पर ये नियंत्रण रखती है, ठीक है। किसको क्या कार्य करना है, कब करना है, ये सब नियंत्रण यही करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसका भी एक ग्रंथि है जो इसका भी नियंत्रण रखता है, वो कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह मास्टर ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है इसके हार्मोन्स पर। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये मास्टर ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसके हार्मोन्स स्रावण पर ये क्या करता है? नियंत्रण रखता है, ठीक है। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन्स निकलता है। यह मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। यदि परीक्षाओं में पूछें कि सबसे छोटा ग्रंथि तो कौन होगा? पीयूष ग्रंथि। अगर हिंदी में दे तो पीयूष ग्रंथि और अंग्रेजी में दे तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, सेल टर्सिका भी कहा जाता है, ठीक है। इस 4 नाम को आप लोग याद रखिए। यह मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है, ठीक है। यह मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। यह शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करता है, अर्थात पीयूष ग्रंथि ही पूरे शरीर के विकास पर नियंत्रण रखता है। क्योंकि बात समझने की बात है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि जो है, ये पीयूष ग्रंथि, ये सारे ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है, तो सारे ग्रंथियों का कुछ न कुछ काम है। तो यह एक तरह से आप लोग ये समझिए कि पूरे शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि इत्यादि पर यही नियंत्रण रखता है, ठीक है। अगर इसका नियंत्रण सही से न हो तो क्या होगा? या तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, इसका स्राव अगर इसका नियंत्रण न हो तो या तो व्यक्ति बहुत बौना हो जाएगा या लंबा हो जाएगा। इसमें से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे विकास हार्मोन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विकास हार्मोन्स। यही हार्मोन्स यदि कम स्रावित हो तो व्यक्ति बौना, और इसका स्राव अगर ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम जानेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में, ठीक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्वर यंत्र के समीप स्थित होती है। लैरिंक्स अब लोग जानते हैं, तो लैरिंक्स के पास में होता है थायराइड ग्रंथि गर्दन में, ठीक है, स्वर यंत्र के समीप स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है। तो ये ग्रंथि एच आकार की होती है, तो एच आकार कहिए या तितली नुमा आकार कहिए, तो एच आकार या तितली नुमा आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? शारीरिक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। ये क्या करता है?
शारीरिक उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये क्या होता है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, और शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है, यकृत। लेकिन यकृत बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इसलिए लेकिन शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछे तो लीवर होता है, यकृत। ठीक है, यदि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अंतःस्रावी में ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, TSH हार्मोन से ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो हम पीयूष ग्रंथि में बता चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि ही सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो ये जो TSH है, TSH हार्मोन, ये कहाँ से स्रावित हुआ है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि से आया है। यही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये जो TSH हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से आया और थायराइड को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित किया। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, अब हम लोग जानेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो स्रावित हुआ है वह क्या है। आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, किसमें, थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन में आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। इसको इंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। इसमें एक T3T4 नाम की एक रसायन बनता है। ठीक है, वो इसी में बनता है। तो क्या हुआ, इसका कार्य हम लोग अब देखेंगे। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं, TSH इत्यादि जो हार्मोन्स आते हैं इसमें, उसके साथ मिलकर ये शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्रावन से होने वाला रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, अब रोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यदि स्राव हो मतलब कम निकले तो कौन कौन सा रोग होता है, जड़ मानवता, इसे बौनापन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इसका अल्पस्रावन होगा बच्चों में तो क्या होगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी। हम कहे थे ना, पीयूष ग्रंथि ही पूरे शरीर का विकास करता है। तो अगर इसका अल्पस्राव होगा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से ये जो प्रेरित कर रहा है TSH, ये अगर प्रेरित न करे तो अल्पस्राव होगा तो क्या होगा, बौनापन, उसके शरीर का विकास नहीं होगा, न उसके हड्डी का विकास होगा, न उसके दिमाग का विकास होगा। तो कैसा हो जाएगा, बौना, आप लोग देखे हैं ना, बौना छोटे इंसान, तो ये बौनापन हो जाएगा। और दूसरा रोग है मिक्सिडेमा मतलब होता है समय से पहले बुढ़ापा। जो बच्चों में ये अल्पस्रावन होगा तो वह जल्दी से बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाल झड़ने लगेंगे। ठीक है, शरीर मोटा हो जाएगा, इसकी जो ये चमड़ी है ये सब झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, वो बुढ़ो जैसा हो जाएगा। तो ठीक है, और ये अधिक स्राव होगा तो क्या होगा, अगर इसका स्राव अगर अधिक होने लगे तो क्या होगा, घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होता है। ठीक है, अगर इसका अधिक स्राव हो जाएगा तो थायराइड ही ग्रंथि ही फूलकर गर्दन में कालर के नुमा हो जाएंगे, खूब मोटे हो जाएंगे। ये खासकर पहाड़ी इलाकों में घेंघा रोग पाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। तो जानेंगे हमारी तीसरी ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। ठीक है,
थायराइड ग्रंथि कैसी होती है? एच आकार की होती है। तो एच आकार की होती है तो ये थायराइड के ठीक पीछे 2 जोड़ी कहिए चाहे 4 कहिए, ये लाल रंग के ग्रंथि होती है। तो ये क्या होता है? यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसकी संख्या 2 जोड़ी या कहिए 4 होती है। ठीक, ये लाल रंग की होती है। पैराथायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने स्रावित होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है पैराथार्मोन और दूसरा होता है कैल्सीटोनिन। ठीक है, पैराथायराइड से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला पैराथार्मोन, दूसरा कैल्सीटोनिन। ठीक है, इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? कैल्शियम और फास्फेट का नियंत्रण करता है। ठीक है, इससे निकलने वाला हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम, Ca, फास्फेट का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो पहला हार्मोन हमारा है पैराथार्मोन, दूसरा हमारा है कैल्सीटोनिन। यदि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये हार्मोन स्रावित होने लगता है। यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो कैल्सीटोनिन स्रावण होने लगता है। ठीक है, पैराथार्मोन में क्या होगा? ये कब निकलेगा ग्रंथि से? जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए। और ये दूसरा कैल्सीटोनिन उस शर्त पर निकलेगा जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए। इन हार्मोन्स के अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी होती है। तो क्या होता है इसमें? कैल्शियम ऑक्जेलेट का पथरी बन जाता है। पथरी में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो क्या होता है? अगर ये दोनों हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो इनसे क्या होगा? पथरी बन जाएगा शरीर में। और इससे होने वाला रोग हम लोग देखेंगे तो कमी से होने वाला रोग टिटैनी होती है। टिटैनी रोग हो जाता है। तो यदि इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? टिटैनी। क्योंकि कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में पेशियों को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। क्या करता है? हमारे पेशियों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। कौन? कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम की यदि कमी हो जाए, ये हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, तो कैल्शियम के शरीर में कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा? टिटैनी रोग हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे पेशियां सिकुड़ने लगेंगी और उसमें दर्द होने लगेगा, ये वो ऐंठने लगेगी। और पेशियां हमारे गर्दन में भी हैं। ठीक है, तो हमारे गर्दन की भी पेशियां ऐंठ जाएंगी और गर्दन की पेशियां ऐंठ जाने से हमारे सांस का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और हम सांस नहीं ले पाएंगे, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो क्या होगा? टिटैनी रोग में पेशियां क्या होंगी? ऐंठ जाएंगी, जिसमें श्वसन नली भी ऐंठ जाएगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगा, उससे क्या होगा? मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमारी हड्डियां गल जाएंगी, कोमल हो जाएंगी और थोड़ा सा भी चोट लगने पर वह टूट जाएंगे। तो ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है, यह ग्रंथि कहाँ पाया जाता है जानते हैं आप लोग? यह ग्रंथि हमारे किडनी अर्थात वृक्क के ऊपरी सिरे पे पाया जाता है, जैसे कि इसका नाम भी है अधिवृक्क। जिस प्रकार से हमारा जैसे वृक्क है, हमारा ऐसा वृक्क होता है, किडनी होता है और इसी के ऊपर ये ऐसे स्थित होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? हमारे वृक्क के ऊपरी सिरे पर। ठीक है, ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है वह शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो क्या होता है? ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है।
इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये उस वक्त पे निकलता है जिस वक्त पे व्यक्ति डरा हो या बहुत प्रसन्न हो या उसके साथ कोई घटना घट गई हो या वह क्रोध में हो, तो ये इस ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन्स स्रावित होता है। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति में बदलाव आ जाता है। जैसे क्रोध में होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाता है, वह किसी को भी बिना सोचे समझे मारने लगता है, तो इत्यादि इसमें इमरजेंसी हार्मोन्स इसे भी कहते हैं और इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करता है। तो रक्तचाप को क्या कहते हैं, रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तचाप को ब्लड प्रेशर। तो ये क्या करता है, रक्तचाप को कंट्रोल करता है, अर्थात ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यही चाहे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, चाहे तो घटा दे। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। व्यक्ति जब गुस्से में आ जाता है या भयभीत हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर तेजी से, उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। तो इस हार्मोन्स का स्राव होते ही क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ या घट जाता है। ठीक है, या चोट लगने पर शरीर सुन्न हो जाती है, तो इत्यादि यही कार्य करता है। इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। तो इसको यदि काटा जाएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, दो भाग। ठीक है, तो बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदरी भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदरूनी भाग जो अंदर के भाग है उसको क्या कहते हैं, मेडुला। तो ठीक है, तो कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। क्या नाम है इसका, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। इसका कार्य क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा नियंत्रित करने का काम करता है। और इसी में से क्या निकलता है, सेक्स हार्मोन्स भी इसी में से निकलता है। क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स भी इसी पार्ट से निकलता है। किस में से, कॉर्टेक्स में से। कॉर्टेक्स में यदि कोई खराबी आ जाए, ये काम करना बंद कर दे, तो इससे क्या होगा, एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है एडिसन रोग, और उससे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग क्या जाने कि कॉर्टेक्स से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नाम का एक हार्मोन्स निकलता है, वह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा नियंत्रित करने का काम करता है, और सेक्स हार्मोन्स भी इसी पार्ट से निकलता है। दूसरा भाग है हमारा मेडुला। तो मेडुला में हम लोग जानेंगे, इसमें से हार्मोन्स निकलता है एपिनेफ्रिन। इसमें से क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन। ये क्या कार्य करता है, दिल धड़कना एकदम से बंद कर दे तो इसे चालू करने का काम करता है। हम बताएं ना इसका क्या कार्य है, इसके हार्मोन्स को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। ये इमरजेंसी में निकलता है, तो दिल धड़कना यदि बंद हो जाए तो उस अवस्था को इमरजेंसी कहते हैं। तो उस समय दिल को धड़काने के लिए यही हार्मोन्स कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन्स निकालना है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो क्या होता है, तनाव की स्थिति में ज़्यादा व्यक्ति खुश हो या डरा हो, किसी एक सामान्य परिस्थिति से अलग परिस्थिति आने पर ये क्या करता है, हार्मोन्स निकालता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि ये इस हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है, तो ये अधिवृक्क से होता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड से होता है। और हम लोग आइए इसके बारे में जाने, इसकी कमी से या इसके अधिकता से कौन कौन सा रोग होता है। तो इसमें से एक हार्मोन्स निकलता है, इसका नाम एड्रिनल हार्मोन्स है।
तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है। इसके अल्प स्राव से क्या होता है, भूख की कमी, गठिया रोग, एडिसन आदि रोग हो जाता है। और इसके अतिस्रावण से लड़कियों में लिंग परिवर्तन या बांझपन तथा लड़कों में लैंगिक परिपक्वता शीघ्र आना होता है। पांचवा ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि अर्थात पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग 4 ग्रंथि के बारे में जान चुके हैं। तो इसे अंग्रेजी में पेंक्रियाज ग्लैंड भी कहते हैं और इसे तिल्ली भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे तिल्ली भी कहा जाता है। मनुष्य के उदर गुहा मतलब पेट जो होता है उसे उदर कहते हैं। उदर गुहा में गुलाबी रंग की एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। तो ये क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है, क्योंकि इसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। तो ऐसे ग्रंथि को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तो ये है मिश्रित ग्रंथि। ये अंतःस्रावी भी होगा और बाह्यस्रावी भी होगा, जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि को क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इसी ग्रंथि का लगभग 98% या 98% भाग पाचक रसों अर्थात एंजाइम का श्रावण करती है। कितना भाग, 98% भाग। इसका 98% भाग क्या करती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं। तो जो ग्रंथियाँ एंजाइम के श्रावण करती हैं वे बाह्यस्रावी कहलाती हैं, और जो हार्मोन्स का श्रावण करती हैं उस ग्रंथि को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें 98% एंजाइम निकलता है, अर्थात इसमें 98% गुण बाह्यस्रावी ग्रंथि का होता है। लेकिन इसमें 2% क्या होता है, इसमें 2% क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलने के कारण इसे अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों में लिया गया है। जैसे मेढक होता है वो थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है, तो उसे उभयचर कहा जाता है। ये उभयचर की तरह ही है, ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो इसमें से 98% भाग पाचक रसों अर्थात एंजाइम का श्रावण करने वाली कोशिकाओं द्वारा बने खोखले पिंडों का बना होता है। ठीक है, इस खोखले पिंडों के बीच अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतःस्रावी कोशिकाएं मतलब वह कोशिकाएं हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। तो क्या हुआ, अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। तो ये प्रश्न उठता है, लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे अग्नाशय में पाए जाते हैं, जिसे पेंक्रियाज या तिल्ली कहा जाता है। तो लैंगरहैंस के द्वीप का खोज किसने किया? तो इसकी खोज पॉल लैंगरहैंस ने 1869 में किया। तो ये वैज्ञानिक का नाम भी यही है, तो इन्होंने अपने नाम से ही इसका नाम रखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लैंगरहैंस द्वीप की खोज किए हैं। कब किए हैं? 1869 में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या हुआ? अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो आइए देखते हैं इन कोशिकाओं का कार्य। तो अल्फा कोशिका जो होता है वो ये ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती है। तो क्या करती है? अल्फा कोशिकाएं ये ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, और जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। किसका? इंसुलिन। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेंक्रियाज से निकलता है, और पेंक्रियाज के कहाँ से? बीटा कोशिकाओं के द्वारा ये इंसुलिन निकलता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखेंगे, गामा कोशिका। गामा कोशिका जो होता है ये कोशिकाएं सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती है। तो आइए अब हम लोग पेंक्रियाज में रोगों के बारे में जाने।
तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है जिसे शुगर कहते हैं। तो क्या हुआ, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका यदि इंसुलिन न निकाले, कम निकाले, तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और इसे मधुमेह रोग कहते हैं। और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।